अमेरिका की ओर से सनसनीखेज दावा किया गया है, नाकेबंदी तोड़ी तो मिसाइल से उड़ा दिया जहाज का इंजन रूम। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान इस पर भड़क गया है और अब ईरान ने भी सीधी चेतावनी दे दी है कि हम अंगारे बरसाएंगे। और अब सामने आया है अंतर्राष्ट्रीय तनाव का एक और बेहद खौफनाक मंजर, जहां समंदर में बारूद की गूंज और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर एक जहाज के इंजन रूम को सीधे सीधे मिसाइल से निशाना बनाकर उड़ा दिया। इस भीषण कार्रवाई के बाद खाड़ी देशों और वैश्विक ताकतों के बीच में युद्ध की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी है। और इस बीच अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुले शब्दों में कह दिया है कि उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। और महाशक्तियों की इस जंग में अब चीन और रूस की भी एंट्री तय मानी जा रही है, जिससे कि दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। नाकेबंदी तोड़ने पर मिसाइल से जहाज का इंजन रूम उड़ा दिया, यह अमेरिका दावा कर रहा है, यानी कि भीषण युद्ध दोनों की ओर से किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने चीन और रूस जैसी वैश्विक ताकतों के साथ चल रही बातचीत का जिक्र किया, जिनके अक्सर अमेरिका के साथ मतभेद रहते हैं। चाइना और रशिया अमेरिका की ओपोनेंट कंट्रीज रही हैं, आमतौर पर मतभेद वाली कंट्रीज रही हैं, जिनको कौन साध रहा है? ईरान। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को एक और कमर्शियल जहाज पर गोलीबारी करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वहीं ईरान के फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। लगातार 13वीं रात हमले होने के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कम होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई फिर से तेज होने और कूटनीति के अनिश्चित होने के बीच दोनों पक्षों ने ऐसे कदम उठाए जिससे कि तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूतावासों ने इलाके में मौजूद अमेरिकियों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि वहां से निकलने का विकल्प सीमित हो सकता है। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पड़ोसी देशों के लोगों को सलाह दी है कि वे अमेरिकी सैनिकों वाले ठिकानों से दूर रहें। 4 बार नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में MT-11 जहाज को तब बेकार कर दिया जब उसने कम से कम 4 बार नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की। हॉकिंस ने जोर देकर कहा कि जहाज के क्रू को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं माने और इसके बाद सेना ने जहाज के इंजन रूम में गोलीबारी कर दी। सेना द्वारा नाकेबंदी एक बार फिर से लागू किए जाने के बाद से यह दूसरा कमर्शियल जहाज है जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने 12 जहाजों का रास्ता भी बदल दिया है। अब हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन हमले कर रहा है अमेरिका। इससे पहले फ्राइडे को आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को अब तक की सबसे गंभीर बातचीत बताया था, जबकि अमेरिका रोजाना हमले कर रहा है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तैयार हैं लेकिन हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। अब सवाल यह भी है कि क्या इस दादागिरी के आगे ईरान झुकेगा? नहीं, ईरान नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकने वाला है। उन्होंने चीन और रूस जैसी वैश्विक ताकतों के साथ चल रही बातचीत का जिक्र किया, जिनके अक्सर अमेरिका के साथ मतभेद रहते हैं। साथ ही अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम को दिए गए एक इंटरव्यू में यह भी वार्निंग दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक न तो धमकियों से डरेगा और न ही दबाव के आगे झुकेगा। और इस लड़ाई के केंद्र में हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक अहम रास्ता है। ईरानी हमलों के कारण यह रास्ता असल में बंद हो गया है, जिससे कि ईंधन की कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिका ने ईरान और आसपास के देशों में अटैक और ज्यादा तेज कर दिए हैं, हमले किए हैं। उत्तरी इराक के शहर इरबिल में, जहां अमेरिकी सैन्य सलाहकारों की एक टुकड़ी तैनात की गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने फ्राइडे को बताया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने विस्फोटक से लदे हुए 5 ड्रोन्स को मार गिराया है। इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र की राजधानी इरबिल में बार-बार धमाकों की आवाजें सुनी गईं और इसके हवाई अड्डे के पास काले धुएं के गुबार को भी देखा गया, जहां अमेरिकी सेना का ठिकाना बना हुआ है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इन हमलों के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। और इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने कुवैत के उदैरी में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया और गोला बारूद और सामान रखने वाले 3 शेड जलाकर नष्ट कर दिए। उसने यह भी दावा किया कि बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े 5th फ्लीट के एक वॉच टावर पर भी उसने अटैक किया, जिससे कि उसे नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन दावों के बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बहरीन और जॉर्डन दोनों ने कहा कि उन्होंने फ्राइडे को ईरान द्वारा किए गए हवाई हमलों को बीच में ही रोक दिया है।
रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया। अर्ध सरकारी समाचार आउटलेट फार्स और आईएसएनए के मुताबिक जब अमेरिका और उसके सहयोगी के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे थे, तब अमेरिका ने उत्तरी ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसैनिक अड्डे पर अटैक किया था। अमेरिकी बमबारी से ईरान के केशम द्वीप पर भी धमाकों की खबर मिली। यह द्वीप ड्रोन बोट जैसे नौसैनिक साधनों का अड्डा है, जिनका इस्तेमाल ईरान स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने के लिए कर सकता है। और इसके अलावा इस्फहान प्रांत में भी धमाके हुए, जहां ईरान का एक बड़ा हवाई अड्डा और परमाणु स्थलों में से एक स्थित है। खबरों के मुताबिक ईरान के दक्षिण पश्चिम खुजेस्तान प्रांत में और साथ साथ दक्षिणी फार्स प्रांत में भी एक्स्ट्रा अटैक्स किए गए थे, अतिरिक्त हमले किए गए थे। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों का ये नया दौर क्षेत्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले आम नाविकों और उनके साथ साथ व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की कैपेसिटी को कम करने के मकसद से किया गया था, क्योंकि अमेरिकी हॉर्मुज को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि शांति के समय दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का व्यापार होता था। हूती हमलों से ईरान संभावित बातचीत की में बढ़त बना सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ओमान का एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में शामिल रहा है, फ्राइडे को तेहरान में हॉर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग ट्रैफिक में प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए मौजूद था। ईरान की हॉर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद करने और मिडिल ईस्ट से कहीं आगे आर्थिक उथल पुथल मचाने की जो कैपेसिटी है, उसे बातचीत में जबरदस्त बढ़त दी गई है। उसके हूती सहयोगियों ने उस बढ़त को और बढ़ा दिया जब उन्होंने थर्सडे को लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे कि मिडिल ईस्ट तेल के लिए एक और महत्वपूर्ण रास्ते से शिपिंग का जोखिम बढ़ गया है। और इन हमलों से सऊदी अरब से जुड़ी शिपिंग के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की हूतियों की धमकी को सच कर दिखाया। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित ये एक स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया का लगभग 12% व्यापार, जिसमें वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का 1/4 हिस्सा शामिल है, यहीं से गुजरता है। तो हर दिन लाखों बैरल तेल का रास्ता बदलना पड़ रहा है और ये रास्ता सऊदी अरब के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसे हॉर्मुज से बचने के लिए हर दिन लाखों बैरल तेल का रास्ता बदलना पड़ रहा है। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर जहाजों पर हूतियों के हमले जारी रहे तो उन्हें बड़ी सैन्य सजा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फ्राइडे को थोड़ी गिरकर लगभग $96 हो गई, लेकिन ये अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। जब ये लगभग $72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, तब एएए ने कहा कि अमेरिका में वाहन चालकों ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी, जो औसतन $4.11 प्रति गैलन तक पहुंच गई है। लेकिन क्या कूटनीतिक सफलता के कोई संकेत मिल रहे हैं इस दौरान? आर्थिक असर के मुताबिक अगर देखा जाए, आर्थिक असर के अलावा इंसानी नुकसान भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 3,434 लोग मारे जा चुके हैं और दूसरे घटनाक्रमों में, दूसरे इंसिडेंट्स में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास लगभग 400 जहाजों पर कम से कम 6,000 नाविक फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने उनकी मदद के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनके कार्यालय ने कहा कि नाविक लड़ाई के बीच फंसे हुए हैं और कुछ को उनके जहाज के मालिकों ने छोड़ दिया है, जिससे कि वे बिना भोजन, पानी, ईंधन, चिकित्सा या देखभाल, बिजली या अपने परिवारों से संपर्क करने के साधन के खुद ही अपना बचाव करने को मजबूर हैं। बातचीत की किसी भी कोशिश में प्रगति के कोई सार्वजनिक संकेत अभी तक मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बातचीत में अहम भूमिका कौन निभा रहा है? अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, जिन्होंने पिछली बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने फ्राइडे को अपनी ईरानी समकक्ष अराक्ची से मुलाकात की। लेकिन बैठक से पहले अराक्ची ने मीडिएशन की किसी भी कोशिश को खारिज करते हुए ये कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि संघर्ष में और ज्यादा मीडिएशन की जरूरत है, यानी किरकिरी हो गई पाकिस्तान की। इसकी बजाय उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को अपना रुख बदलना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था और युद्ध के लिए अलग अलग लक्ष्य बताए हैं, जिसमें तेहरान की सरकार को गिराना, उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना शामिल है। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो इजराइल ने संघर्ष में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि वो अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे और ट्रंप से मुलाकात करेंगे।